तेलंगाना में 30 नवंबर यानी कल 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी पूरी तरह से चुनाव आयोग ने कर ली है। तेलंगाना में वोटिंग होने के साथ ही चुनाव नतीजों के लिए इंतजार बढ़ जाएगा। यहां बीआरएस लगातार तीसरी बार सत्ता कायम रखने की कोशिश कर रही है, जब कांग्रेस की और बीजेपी सत्ता में आने के संघर्ष में जुटी हुई है। लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी, ये 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पता चलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर दो विधानसभा सीट गजवेल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं और देखना यह होगा कि इस बार भी केसीआर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में अमित शाह ने लोगों से 2024 में बीजेपी को वोट देने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 में बीजेपी को वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर करनी होगी। अमित शाह ने बंगाल में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हत्या को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। देश के गरीबों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज विधायकों और मंत्रियों का वेतन 40,000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया है और यह विधेयक 2023 को मंजूरी दिए जाने के समय विपक्षी पार्टी बीजेपी के जो सदस्य हैं वो सदन में मौजूद नहीं रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सही तरीके से वेतन बढ़ाया है और अगर उन्हें मौका मिला तो वो इसे फिर बढ़ाएंगी। आपको बताएं कि पहले विधायकों को 10,000, राज्य मंत्री को 10,900 रुपए और प्रभारी मंत्रियों को 11,000 रुपए मिलते थे। अब उन्हें 50,000 रुपए, 50,900 और 51,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक 3 नेताओं ने जयंत चौधरी को की जो पार्टी है वो उसको छोड़ दिया है। आरएलडी में पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले नेताओं में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही आरएलडी के यूथ विंग के सचिव का नाम भी शामिल है। आरएलडी छोड़ने वाले नेताओं में पार्टी के संगठन मंत्री और कार्यालय प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि आरएलडी को यह झटका ऐसे समय में लगा है जब यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य और तस्वीर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मणिपुर हिंसा के बाद राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई कोशिशें कर रहे हैं। बुधवार को इसी दिशा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही समूह ने स्थायी शांति समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार कई दिनों से समूह से बात कर रही थी। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ ने बुधवार को स्थायी शांति समझौते पर साइन कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। काले धन का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी जल्द ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट शीर्ष अदालत में सौंपेगी। एसआईटी के उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति रिटायर्ड अरिजीत पसायत ने देश में काले धन का पता लगाने और उस पर रोकथाम के सिलसिले में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी है। आपको बताएं कि बीजेपी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एसआईटी के गठन को मंजूरी दी थी। अब तक एसआईटी ने 7 अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल तक स्पेस में भेजने के लिए इसरो की मदद करेगा। भारत दौरे पर आए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने इसकी घोषणा की है। बिल ने बताया कि नासा अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग में सहयोग देगा। हालांकि एस्ट्रोनॉट का चयन इसरो खुद करेगा, इसमें नासा की कोई भूमिका नहीं होगी। दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर मिशन की डिटेल्स पर काम कर रही हैं। केंद्र सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच लंबित विधेयकों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से पूछा कि आखिर वो 2 साल तक लंबित बिलों का क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे राज्यपाल की संवैधानिक जवाबदेही है, उसी तरह से कोर्ट की संविधान और जनता के प्रति जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केरल सरकार को याचिका में संशोधन की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट अब राज्यपाल के अध्यादेशों पर फैसला लेने के लिए गाइडलाइन बनाने पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया। दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी और इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ली जाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर सरकारी सेवाएं खत्म की जा रही हैं। वहीं विधानसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध करा रही है।